जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, भारत के कौन कौन से तटीय राज्य हैं, ठीक ना, भारत के कौन से जलीय पड़ोसी देश हैं और भारत की सीमा समुद्र के अंदर कहाँ तक है, ठीक ना। तो आइए आज के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। अब तटीय सीमा की बात करें तो भारत की आपको दो तटीय सीमा मिलेगी, ठीक ना। दो तटीय सीमा कौन कौन सी हैं? एक तो भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की जो लंबाई है ये कितनी है। अब भारत की मुख्य भूमि कहाँ तक है, तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, यानी कि ये गुजरात से लगाए यहाँ तक, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जहाँ मिले हैं यहाँ तक, ये भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर, ठीक ना। ये है भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा। अब इसी में क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भारत की जो तटीय सीमा है द्वीप सहित कुल कितनी है, ठीक ना। तो अगर इसी में भारत की जो तटीय सीमा है इसमें द्वीप सहित अगर देख लिया जाए तो ये कुल है 7516.6 किलोमीटर, ठीक ना। तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा हो गई 6100 किलोमीटर, और इस तटीय सीमा के साथ मुख्य भूमि के अगर द्वीप समूहों को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये कुल होगा 7516.6 किलोमीटर, ठीक ना। अब द्वीप समूह का मतलब ये है कि ये तो मुख्य भूमि है ही, इसकी तो एक लंबाई है। अब इसी में बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसकी भी कुछ न कुछ तटीय सीमा है। अरब सागर में यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है, तो इसकी भी कुछ तटीय सीमा है। तो इन सब को ऐड करके ये होगा 7516.6 किलोमीटर, ठीक ना। अब आइए बात करते हैं इसमें कि भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं, ठीक ना। तो पहले तो देख लेते हैं कि मुख्य भूमि पर भारत के कौन कौन से तटीय राज्य हैं। तो मुख्य भूमि पर इसमें देखिए मैप में, अगर यहाँ से चला जाए गुजरात से तो पहले गुजरात है, इसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे केरल है, केरल के बगल में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा है, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल है, ठीक ना। तो ये तो कुल भारत की मुख्य भूमि के तटीय राज्य हो गए, ठीक ना। इसमें इनके साथ ही जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, ठीक ना। यहाँ पर देखा जाए दीव दमन ये भी हो जाएगा इसी में, और केरल में एक और है इसमें पांडिचेरी, मतलब कि जो पांडिचेरी है बस केरल में नहीं है, पांडिचेरी भारत का एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है और इसके कुल 4 जिले हैं। अब वो 4 जिले कहाँ कहाँ पर हैं? तो एक जिला है पांडिचेरी का माहे जो स्थित है केरल में, ठीक ना, माहे स्थित है केरल में। केरल को यहाँ पर तो आप पहचान लेंगे, ठीक ना। तो पांडिचेरी का जो जिला केरल में है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो माहे पांडिचेरी का जिला है ये है केरल में, ठीक ना। इसके बाद तमिलनाडु में पांडिचेरी के 2 जिले पड़ते हैं, एक यहाँ पर पड़ेगा ऊपर, इसका नाम है पुदुचेरी, पुदुचेरी। इसी में पांडिचेरी का एक और जिला है, इसका नाम है करिकल, करिकल, ठीक ना। तो पांडिचेरी के 2 जिले हो गए तमिलनाडु में, एक पुदुचेरी एक करिकल। इसके बाद एक जिला और बचा वो है यनम, और यनम स्थित है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर है यनम। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भारत का पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है और इसके कुल 4 जिले हैं। इन चारों जिलों में से पहला जो एक जिला है केरल, केरल में स्थित जो है वो है माहे। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? तो पुदुचेरी और करिकल है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो यानम है। तो इन बातों को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो अब भारत की मुख्य भूमि पर स्थित जितने भी राज्य हैं और ये जो द्वीप समूह हैं इनकी सबकी अपनी कुछ न कुछ तटीय सीमा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भारत की
भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, ठीक ना। तो इसमें आप देखिए दो बात इसमें ध्यान में रखनी है। अगर पूछे कि भारत की मुख्य भूमि पे जो तटीय राज्य हैं तो इसमें से किसकी सीमा सबसे लंबी है, तो ये तो होगा गुजरात। अब गुजरात की तटीय सीमा यहाँ पे सबसे लंबी कैसे हो जाती है, तो गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है इसमें क्रीक पाए जाते हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे इसके कुछ ये जो तटीय क्षेत्र है ये बहुत ही कटा फटा है, तो कटा फटा होने के कारण गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक ना। लेकिन अगर गुजरात मतलब कि जो राज्य हैं, राज्यों में अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी ऐड कर दिया जाए तो सबसे लंबी तटीय सीमा हो जाती है अंडमान निकोबार की, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्रम से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक है, किसकी उससे कम है, किसकी उससे कम है, तो यहाँ पे हम क्रम से सबका नाम नोट कर देते हैं, ठीक ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए और यहाँ से मिला लीजिएगा। इसको मिटाते हैं और सभी राज्यों का नाम लिखते हैं क्रम से कि किसकी सीमा अधिक है, किसकी सीमा उससे कम है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं अंडमान निकोबार। अगर राज्यों को और यूनियन टेरिटरी सबको ऐड कर दिया जाए तो ये अंडमान निकोबार की तटीय सीमा सर्वाधिक होगी, ठीक ना। तो पहला होगा इसमें अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। इसके बाद दूसरे नंबर पे अब देखा जाए तो ये आएगा गुजरात, गुजरात, ठीक। तीसरे नंबर पे देखा जाए तो ये होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक। चौथे नंबर पे देखा जाए तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक। पांचवें नंबर पे देखा जाए तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक ना। छठे नंबर पे देखा जाए तो ये होगा केरल, केरल। सातवें नंबर पे देखा जाए तो ये हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा, ठीक। अब आठवें नंबर के राज्य की बात किया जाए तो ये हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक ना। नौवें नंबर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पर स्थित है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक ना। इसके बाद बात किया जाए 10वें राज्य की तो ये हो जाएगा यहाँ पर गोवा, ठीक ना। ये हो गया गोवा। गोवा के बाद अगर देखा जाए तो ये होगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इसके बाद जो अगला राज्य होगा लक्षद्वीप के बाद तो ये हो जाएगा ये पुदुचेरी, पुदुचेरी, ठीक ना। और जो सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य होगा तो यहाँ पे दीव दमन दादरा नगर हवेली हो जाएगा, दीव दमन दादरा नगर हवेली, ये हो जाएगा, ठीक ना। इसमें अगर बात किया जाए दीव दमन दादरा नगर हवेली को तो पहले दीव दमन अलग था, दादरा नगर हवेली ये अलग थी, ठीक ना। लेकिन अब बाद में इसको एक ही में कर दिया गया है। तो अगर दीव की बात किया जाए तो दीव यहाँ पर गुजरात में यहाँ स्थित है, दमन यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, ठीक ना। और इसके बाद जो दादरा नगर हवेली है तो ये भी गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर ही थोड़ा अंदर स्थित है, ठीक ना। तो ये तो हो गए भारत के तटीय राज्यों का क्रम, क्रम से यानी कि सबसे अधिक कम है, सबसे अधिक किसकी है, फिर उससे कम किसकी है, फिर उससे कम किसकी है। तो ये तो हो गया यहाँ पे राज्यों का क्रम, ठीक ना। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत के जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक ना। जलीय पड़ोसी देश जैसे कि भारत की जो स्थल सीमा है इसके साथ जो देश सटे हुए हैं वो भारत के स्थल पड़ोसी देश हैं। इसी प्रकार भारत की जहां तक जलीय सीमा है तो भारत की जलीय सीमा से जो देश सटे हुए हैं वो भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं। तो वो देश कौन कौन से हैं आइए इसको देख लेते हैं। तो अब अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें देखिए अरब सागर है, ठीक ना। अरब सागर में
जो भारत की जलीय सीमा है इसके अंतर्गत जो पाकिस्तान है तो यहाँ से लगा है यह, तो पाकिस्तान भारत का एक जलीय पड़ोसी देश यहाँ से हो जाएगा। तो भारत के जलीय पड़ोसी देशों में सबका नाम हम फिर से ऐसे ही लिख देते हैं कि भारत के जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जलीय पड़ोसी देश, जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भारत के, तो इसमें पहला देखा जाए तो ये होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान, बार बार पाकिस्तान का नाम लेना पड़ रहा है, लेना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, पढ़ना है तो ले रहे हैं। पाकिस्तान हो गया, ठीक ना। इसके बाद इसी में क्रम से अगर आएँ मैप से तो नीचे यहाँ पर एक देश है मालदीव, ठीक ना। यह मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, ठीक ना, और यह भारत का एक जलीय पड़ोसी देश है। तो पाकिस्तान के बाद यहाँ पे अगला जो देश लिख रहे हैं ये होगा मालदीव, ठीक ना। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका भी भारत का एक जलीय पड़ोसी देश है, ठीक ना। ये हो गया श्रीलंका। इसके बाद अगला देश होगा यहाँ पे देखिए बांग्लादेश। बांग्लादेश यह भी भारत का एक जलीय पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, ठीक ना। बांग्लादेश के बाद और आगे देखा जाए तो ये म्यांमार है। म्यांमार की भी जो जलीय सीमा है यह भारत की जलीय सीमा को स्पर्श करती है, ठीक ना। तो म्यांमार भी भारत का एक जलीय पड़ोसी देश है, म्यांमार, म्यांमार, ठीक ना। इसके बाद जो अगला जलीय पड़ोसी देश है तो म्यांमार से ही बगल में इधर लगा है थाईलैंड, ठीक ना। इधर थाईलैंड लगा है जिसकी सीमा ऐसे ये नीचे तक आई है। तो यहाँ पे हम थाईलैंड का नाम लिख देते हैं कि जो थाईलैंड है यह भी भारत का एक जलीय पड़ोसी देश है। थाईलैंड के और नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्थित है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया भी भारत का एक जलीय पड़ोसी देश है, ठीक ना। तो भारत के जलीय पड़ोसी देशों में यहाँ पे दो नाम और ऐड कर देते हैं, एक तो थाईलैंड, थाईलैंड, और एक हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो ये हो गए भारत के जलीय पड़ोसी देश। तो स्थल वाले में देखे थे इसमें भारत के कुल 7 स्थल पड़ोसी देश थे और भारत के कुल 7 यहाँ पे जलीय पड़ोसी देश भी हो गए, ठीक ना। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये है कि इन सभी देशों में भारत के जितने भी स्थलीय और जलीय पड़ोसी देश हैं इसमें से आप लोग थोड़ा ये गौर करिए कि इनमें से किन किन देशों की सीमा भारत की स्थल सीमा और जलीय सीमा दोनों से लगती है। अगर आपको दिख रहा है तो आप लोग बताइए, ठीक। देखते हैं इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा है यह भारत की स्थल सीमा और जल सीमा दोनों से लगा है, ठीक ना। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत की स्थल सीमा जल सीमा दोनों से लगा है, ठीक ना। यहाँ म्यांमार है। म्यांमार की सीमा भी भारत की स्थल सीमा और जल सीमा दोनों से लगी है। तो ऐसे कुल 3 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा भारत की स्थल सीमा और जल सीमा दोनों को स्पर्श करती है। तो ये तीनों देश जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भारत के जलीय और स्थलीय दोनों पड़ोसी देश हो जाएंगे, ठीक ना। तो इनको भी इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भारत की जलीय सीमा के बारे में, ठीक ना। अगर ये नाम नोट करना है तो नोट कर लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं भारत की जलीय सीमा का कि भारत की जलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक ना, बस 2 मिनट। इसमें देखिए जैसे कि ये हम लोग देखे थे कि भारत के जो स्थल पड़ोसी देश हैं तो यह ऊपर किसके किसके माध्यम से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। उसी प्रकार से ये भी देख लेते हैं कि भारत के जो जलीय पड़ोसी देश हैं ये किन के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक ना। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस मालदीव की कि मालदीव भारत का जो लक्षद्वीप समूह है यह किसके द्वारा अलग होता है, ठीक ना, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। तो मालदीव और लक्षद्वीप इसके बीच में एक अक्षांश रेखा गुजरती है, ठीक ना। इस अक्षांश का नाम है 8 डिग्री चैनल। हालांकि है तो ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा, लेकिन इसको चैनल क्यों कह रहे हैं? चैनल क्या होता है? समुद्र के बीच स्थित उस चौड़े जलमार्ग को चैनल कहते हैं जो 2 स्थल भागों को अलग करता है। यानी कि ऐसे गेस करेंगे, अगर ये कोई
स्थल वाला भाग है, ठीक ना। और यहाँ पर भी ये कोई स्थल वाला भाग है। अब इसके बीच में जल की एक जो चौड़ी राशि है, इसी राशि को कहते हैं चैनल। ये चैनल दो स्थल भागों को अलग करते हैं और समुद्र का यह एक चौड़ा भाग होता है, ठीक ना। तो है तो चैनल। अब इसी के बीच से जो 8 डिग्री अक्षांश रेखा है ये गुजरती है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है, ठीक ना। तो यहाँ से आपको दो आंसर मिलेंगे। या तो आप कह सकते हैं कि जो 8 डिग्री चैनल है यह मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है, ठीक ना। अगर लक्षद्वीप न दिया रहे तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक द्वीप यहाँ नीचे बनाए हैं। यह लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है और इसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय। तो अगर कभी ऑप्शन में लक्षद्वीप न रहे, ठीक ना, तो मिनिकॉय दिया रहेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है, तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है, ठीक ना। अब इसी 8 डिग्री चैनल के थोड़ा सा अगर और ऊपर बढ़ें तो भारत का जो लक्षद्वीप है और इसका एक जो मिनिकॉय द्वीप है, सबसे दक्षिणतम द्वीप जो मिनिकॉय है, इसके बीच में भी एक अक्षांश रेखा गुजरती है, ठीक ना। इस अक्षांश रेखा का नाम है 9 डिग्री अक्षांश। चूँकि यहाँ भी जल का चौड़ा मार्ग है, ठीक ना, तो इसको कहते हैं चैनल। यानी कि जो 9 डिग्री चैनल है ये किसको किसको अलग करेगा, तो ये खुद लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है मिनिकॉय, ये इसको अलग कर देगा 9 डिग्री चैनल, ठीक ना। अब ये 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल दोनों हो गए। तो एक और देख लीजिए 10 डिग्री चैनल, कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको ये अलग करते हैं, ठीक ना। तो 10 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरता है। भारत का जो अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह है, इसके मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल या तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, ठीक ना। या फिर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो अंडमान है, अंडमान के कुछ प्रमुख द्वीप समूह है, इसमें आपको जो दिख रहे हैं इसमें ये अंडमान का सबसे उत्तरतम द्वीप है, इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। इसके बाद ये है उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है, ये कार निकोबार है, ठीक ना। और निकोबार द्वीप समूह का ये कार निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है। इसको थोड़ा एक बार फिर से देख लेंगे अंडमान द्वीप समूह के बारे में कि ये लैंडफॉल द्वीप है, ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान और ये है छोटा अंडमान, ठीक ना। ध्यान में रखेंगे कि ये है छोटा अंडमान, नाम इसका लिख देते हैं, ये है छोटा अंडमान, ठीक, अंडमान का। और निकोबार का ये है कार निकोबार, कार निकोबार। और ये तो है ग्रेट निकोबार जिस पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल अगर आपको अंडमान और निकोबार न मिले तो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक ना। तो दोनों बातों को यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से आगे और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो म्यांमार है, म्यांमार भारत के इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किसके माध्यम से अलग होता है, तो म्यांमार और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है कोको चैनल, ठीक ना। यहाँ पे स्थित है कोको चैनल। तो कोको चैनल के माध्यम से जो म्यांमार है वो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है, ठीक ना। और ये है श्रीलंका। तो श्रीलंका भारत से किसके माध्यम से अलग होता है, तो यहाँ पर एक जलडमरू मध्य है, उसका नाम है पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, ठीक ना। इसको आप पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि भी कह सकते हैं, पाक जल संधि, ठीक ना। तो या तो पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि, इसके माध्यम से श्रीलंका भारत के तमिलनाडु से ये अलग होता है, इसको ध्यान में रखना है। अब एक बचा ये इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया भारत से किसके द्वारा अलग होता है, तो भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है इसके मध्य में स्थित है ग्रांड चैनल, ठीक ना। ग्रांड चैनल या महान चैनल, इस बात को नोट कर लीजिए। ग्रांड चैनल या महान चैनल इंडोनेशिया को भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ये अलग करता है, ठीक ना।
अब यहाँ पर देखते हैं भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा का निर्धारण। भारत की जलीय सीमा का निर्धारण। तो इसमें अब आगे देखते हैं। भारत की जो जलीय सीमा है इसका निर्धारण 3 भागों में किया गया है, ठीक ना। भारत की जलीय सीमा का निर्धारण 3 भागों में किया गया है। यहाँ से ये नाम तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत की जलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो किसी भी देश की या भारत की जलीय सीमा का निर्धारण करते समय, ठीक ना, ये देखते हैं कि जो भारत की ये तटीय सीमा है, जो तटरेखा है, ये जैसे हम मैप में आपको दिखा दिए हैं सीधे खींच के, ये इसी प्रकार से एक बराबर नहीं है। ये तटरेखा बीच बीच में इस प्रकार से बहुत ही कटी फटी है, ठीक ना। तो इस कटी फटी तटरेखा को मिलाने के लिए इसी के समानांतर एक काल्पनिक सीधी रेखा खींचते हैं, ठीक ना। ये एक काल्पनिक सीधी रेखा खींच देते हैं आधार रेखा से कुछ दूरी पे। तो नहीं, ये तट रेखा से कुछ दूरी पे जो रेखा खींचते हैं इस रेखा का नाम है आधार रेखा, ठीक ना। इसको कहते हैं आधार रेखा। आधार रेखा, ये हो गई आधार रेखा। अब इस आधार रेखा से ही भारत की जलीय सीमा का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले जो जलीय सीमा को 3 भागों में बांटा गया है, तो जो पहला वाला भाग है, इस आधार रेखा से समुद्र के अंदर यहाँ पे 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक की दूरी यहाँ पे है, ठीक ना। अब जो 12 नॉटिकल मील तक की दूरी है इस आधार रेखा से, इसका नाम क्या है? तो इसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। इसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा, ठीक ना। तो प्रादेशिक जल सीमा ये हो गया। अब इस प्रादेशिक जल सीमा में होता क्या है? तो इस प्रादेशिक जल सीमा का जो यूज़ है वो भारत सरकार या फिर यहाँ के जो लोग हैं ये अपने संपूर्ण अधिकार की तरह, इसका जो यूज़ है वो संपूर्ण अधिकार की तरह किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक ना, एकदम संपूर्ण अधिकार की तरह। इसके बाद जो दूसरा वाला भाग है तो वो इस आधार रेखा से, ठीक ना, आधार रेखा से समुद्र के अंदर वो 24 नॉटिकल मील या 24 समुद्री मील, ठीक ना, 24 नॉटिकल मील या 24 समुद्री मील तक की दूरी होती है। समुद्र की दूरी को अक्सर नॉटिकल मील में मापते हैं, ठीक ना, और स्थल की दूरी को मील में मापते हैं। अगर मील की बात किया जाए तो मील जो होता है 1.6 किलोमीटर का होता है, ठीक ना, और जो नॉटिकल मील होता है ये होता है 1.8 किलोमीटर का। तो समुद्र की दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की दूरी है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संलग्न जल सीमा। ये है संलग्न जल सीमा, ठीक। अब इस संलग्न जल सीमा में किया जाता है, इसमें कौन कौन से काम होते हैं? तो इस संलग्न जल सीमा में साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली, सीमा शुल्क वसूली, और यहीं पे जो अन्य वित्तीय अधिकार हैं, अन्य वित्तीय अधिकार ये भारत सरकार को प्राप्त हैं, ठीक ना। तो संलग्न जल सीमा में साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली और अन्य वित्तीय अधिकार यहाँ पे प्राप्त हैं। इसके बाद जो अगला भाग है वो इसी आधार रेखा से समुद्र के अंदर ये 200 नॉटिकल मील तक की दूरी है। 200 नॉटिकल मील या 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, इसको कहते क्या हैं? तो इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक
क्षेत्र, ठीक ना। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल मील तक की दूरी होती है, ठीक ना। अब इसमें काम क्या क्या होते हैं इस 200 नॉटिकल मील के अंदर जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, तो इसमें जो वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य, वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य, ठीक ना। यानी कि अगर जैसे कि मिसाइलों का परीक्षण हो गया, ठीक ना, ये सब काम जो किए जाते हैं तो वो इस आधार रेखा से आप समुद्र के अंदर जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है यहाँ पे ये सब काम आप कर सकते हैं इसमें। और जैसे कि नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण, अगर किसी कार्य को करने के लिए समुद्र के अंदर आप नए द्वीपों का निर्माण करना चाहते हैं तो आप यहाँ तक इस वाले हिस्से में कर सकते हैं, ठीक ना। तो वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य, नए द्वीपों का निर्माण, ये यहाँ पे ऐसे काम यहाँ पे होते हैं, ठीक ना। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे तो आप इसमें फंस सकते हैं। क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तो क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि संलग्न जल सीमा है, ठीक ना, सुनेंगे ध्यान से। संलग्न जल सीमा है, क्वेश्चन तो पूछ देगा और ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन देगा कि प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील, आधार रेखा से 24 समुद्री मील, तट रेखा से 24 समुद्री मील, या फिर कोई और ऑप्शन दे देगा, ठीक ना। तो आपको अगर ये बस पता है कि जो संलग्न जो सीमा है ये 24 समुद्री मील की दूरी तक है, तो अब इसमें आप गड़बड़ कर देंगे। तो इसको आपको याद रखना है कि ये जितनी भी दूरियां हैं, चाहे वो 12 समुद्री मील हो, 24 समुद्री मील हो या 200 समुद्री मील हो, ये सब की सब आधार रेखा से ही खींची गई हैं, ठीक ना। इसमें आप ये गलती ना करेंगे कि जो ये संलग्न जल सीमा है इसको ऐसा नहीं करेंगे कि ये प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील है या इस तट रेखा से 24 समुद्री मील है, ठीक ना। जितनी भी दूरियां हैं ये आधार रेखा से खींची गई हैं। तो समुद्र के अंदर यहाँ तक 200 नॉटिकल मील की दूरी तक ये भारत की जलीय सीमा है, ठीक ना। लेकिन अब ये देख लेते हैं कि यहाँ तक तो भारत की सीमा है, लेकिन हर जगह 200 नॉटिकल मील तक ये नहीं है, ठीक ना। जैसे कि अगर ये 200 नॉटिकल मील है, इतनी दूरी तक रहेगी, तो ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका भी इसके अंडर में आ जाएगा, ठीक ना। तो इसकी तो कोई जलीय सीमा होगी ही नहीं। जब इसकी कोई जलीय सीमा नहीं होगी तो मछली उछली कहाँ से मारेंगे सब, बताइए। तो समुद्र का लाभ सबको मिलना चाहिए। तो खैर श्रीलंका एक छोटा देश है, भारत बड़ा देश है। तो भारत बड़ा देश है तो इसकी जलीय सीमा भी बड़ी है। श्रीलंका छोटा है तो इसकी जो जलीय सीमा है ये छोटी होगी, ठीक ना। तो अब इसमें जो भारत का ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील, इसके अंतर्गत ये श्रीलंका आ जाता है, ठीक ना। इसीलिए अगर कभी हम भारत का मैप बनाते हैं तो उसके अंडर ये श्रीलंका को हमेशा दिखा देते हैं कि यह भारत की जलीय सीमा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक ना। अब अगर इधर देखा जाए बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ भी हर जगह ऐसे 200 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा नहीं है, क्योंकि यहीं पर पास में बांग्लादेश है, म्यांमार भी है, ठीक ना। तो अगर 200 नॉटिकल मील तक भारत को दे दिया जाए तो बांग्लादेश, म्यांमार ये सब कहाँ जाएंगे, ठीक ना। तो इनके बीच में कुछ सीमा यहाँ पर बांग्लादेश की भी है, कुछ भारत की भी है, तो यहाँ पर कुछ कम कर दिया गया है। लेकिन तो जहाँ तक समुद्रों का विस्तार अधिक है वहाँ तक पूरी जो सीमा है भारत की जलीय सीमा वो 200 नॉटिकल मील तक है, ठीक ना। अब 200 नॉटिकल मील के बाद क्या है, तो इसके बाद उच्च सागर का विस्तार है, ठीक ना। 200 नॉटिकल मील के बाद उच्च सागर का विस्तार है, उच्च सागर का विस्तार। और यहाँ पर सभी देशों का समान अधिकार होता है, यहाँ पर सभी देशों का समान अधिकार होता है, ठीक ना। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे। यानी कि 200 नॉटिकल मील के बाद जो उच्च सागर का विस्तार है यहाँ पे कोई भी देश कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि समुद्र में कई किलोमीटर की दूरी पे कोई पेट्रोलियम का भंडार मिल गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे कोई देश जो इसको खोजा है वो वही इसी को खोद के निकालेगा, ठीक ना, उस पर उसका अधिकार होगा। लेकिन अगर वो इस 200 नॉटिकल मील की दूरी के अंदर है, इसके अंदर अगर है, तो उस पर भारत सरकार का अधिकार होगा, ठीक ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।